नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत मिश्रा और आप देख रहे हैं एबी न्यूज़ इंडिया। आईएमए यानी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के चुनाव संपन्न हो गए। इस बार ये निर्विरोध चुनाव हुए हैं और पूरी कार्यकारिणी भी निर्विरोध चुनी गई है। इसलिए हम मुलाकात करने आए हैं आईएमए के निर्विरोध चुने गए अध्यक्ष ब्रजेंद्र शुक्ला जी से। ब्रजेंद्र जी, पहले तो आपको बहुत स्वागत है। नमस्कार, एबी न्यूज़ के दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा सवाल पहला यही है कि आईएमए में अधिकतर जो भी संगठन होते हैं, जब भी चुनाव होते हैं तो कहीं ना कहीं आपस में प्रतिद्वंदिता कहीं ना कहीं फूट का कारण बन जाती है। तो आईएमए अब एक नई दिशा में चल चुका है कि वो निर्विरोध रूप से चुन रहे हैं। तो क्या उसका कारण यही है कि आपस में फूट ना पड़े और आपस में सामंजस्य बिठाकर चुन लिया जाए? देखिए, हम लोगों की आईएमए में कहीं कोई फूट नहीं है। यहाँ तो प्रतिद्वंदिता होती है आगे से आगे बढ़ के डॉक्टरों की सेवा करने के लिए। यहाँ अगर चुनाव में कंटेस्टेंट आमने सामने आते भी हैं तो उनका मेन उद्देश्य होता है कि वो चाहते हैं कि हम पहले सेवा करें। सेवा सभी डॉक्टर कर रहे हैं, आपस में एक दूसरे के लिए सब कोई कार्य कर रहा है। अच्छा, एक बहुत अच्छी बात है कि पिछले 4 सालों से लगातार हमारे जो आईएमए की प्रेसिडेंट पद पे चुनाव निर्विरोध जो संपन्न करे जा रहे हैं, इससे सीधा सीधा मैसेज आता है कि हम सभी डॉक्टर एक हैं। हम लोगों में कहीं कोई मतभिन्नता नहीं है, हम लोगों में कहीं कोई भी टूट नहीं है। सभी लोग एक ही दिशा में सोचते हैं और सभी डॉक्टरों के हित के लिए सोचते हैं। आईएमए के बारे में लोग, हमारे दर्शक भी जानने चाहते हैं कि ये कौन सा, किस तरीके का संगठन है? क्या ये सिर्फ सरकारी डॉक्टरों का समूह है? नहीं, ये कानपुर शहर के जो भी रजिस्टर्ड डॉक्टर्स हैं, जो भी एमबीबीएस बेसिक क्वालिफिकेशंस एमबीबीएस की होती है, करीब 2400 डॉक्टरों का समूह है हमारा। इसमें सरकारी डॉक्टर भी हैं, मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर भी हैं। हमारे जो अधिकांशता हैं वो प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स हैं, जो अपनी क्लिनिक के मार्फत जो है जनता की सेवा कर रहे हैं। अभी कोरोना काल था, डॉक्टर्स ने जी तोड़ मेहनत की, मेडिकल सप्लाईज की कमी हो गई थी। उस दौरान देखा गया डॉक्टर्स 18-18 घंटे काम कर रहे थे, पीपी किट से उनके शरीर में रैशेस पड़ गए। लेकिन इन सब के बावजूद कई बार ऐसा देखा गया कि डॉक्टर्स को कई लोगों ने, जो पेशेंट थे या उनके तिमेरदार थे, उन लोगों ने मारा पीटा। तो डॉक्टर्स की सुरक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा भी है आईएमए के लिए। देखिए, हम लोगों का तो सबसे पहला एम यही रहेगा कि डॉक्टरों की सुरक्षा और डॉक्टरों के कल्याण के लिए काम करना। प्रायः यह देखा जाता है कि हम लोग हर विपरीत परिस्थिति में भी जनता के लिए आगे से आगे लगे रहते हैं, लेकिन कई बार जनता इस बात को समझ नहीं पाती है कि हम लोग किस मजबूरी में और कितनी गंभीर स्थिति में मरीजों को ठीक करने के लिए जुटे रहते हैं। हर कोई चाहता है कि उसका मरीज़ ठीक हो जाए, लेकिन हम कोई भगवान तो है नहीं। कई बार बहुत से प्रयत्न करने के बाद भी अगर मन मुताबिक रिजल्ट नहीं आ पाते हैं तो जनता को लगता है कि डॉक्टर ने गलती करी, डॉक्टर के से बदला लो। तो उससे उल्टा जनता का ही नुकसान होता है। प्रत्येक डॉक्टर गंभीर मरीजों के इलाज में 10 बार सोचता है, हिचकता है। और कई बार ये भी देखा गया है कि जहाँ ये लगता है कि मरीज़ गंभीर है, हम उसको ठीक तो कर सकते हैं, लेकिन अगर नहीं ठीक हुआ तो हमारे अपने लिए वो खतरे का कारण बनेगा। तो ऐसे में डॉक्टर उसको रिफ़र भी करते हैं ज़्यादातर। तो ये नुकसान कहीं ना कहीं इस बढ़ती हिंसात्मक प्रवृत्ति से जनता का ही नुकसान हो रहा है। हर डॉक्टर पहले अपने आप को बचाना पसंद कर रहा है, उसके बाद फिर मरीज़ को बचा रहा है। जबकि इसके पहले डॉक्टर अगर 1% भी चांस होता था तो पूरी जान लगा देता था मरीज़ को बचाने के लिए। लेकिन इस बिगड़ते हुए माहौल का जो नुकसान हो रहा है वो कहीं ना कहीं समाज को, जनता को हो रहा है। लेकिन आपने बात की, लेकिन एक कनेक्ट नहीं है। खास तौर पर जब सरकारी डॉक्टर्स की बात की जाती है तो एक कनेक्ट नज़र नहीं आता पेशेंट और डॉक्टर के बीच में। जो पेशेंट के रिलेटिव होते हैं वो सोचते हैं कि डॉक्टर, जो हम सरकारी अस्पताल में जाएंगे तो सुरक्षित नहीं। तो इसका क्या कारण मानते हैं कि इन दोनों लोगों में कनेक्ट क्यों नहीं हो पा रहा है? एक्चुअली बढ़ता हुआ वर्कलोड और बढ़ती हुई जनसंख्या भी बहुत बड़े वजह है। हमारे जो सरकारी डॉक्टर हैं, जो सरकारी भाई हैं, वो बहुत ही दुरूह और विपरीत परिस्थितियों में काम करते हैं। उनके ऊपर वर्कलोड बहुत ज़्यादा होता है, उनके जो वर्किंग आवर्स बहुत ज़्यादा हैं। और जो भी गंभीर मरीजों को लेके लोग आते हैं, उनकी इच्छाएं, उनकी अभिलाषाएं भी बहुत ज़्यादा होती हैं ऐसे में, और कहीं ना कहीं खतरा भी रहता है। अक्सर ये देखा गया है कि वही जो तीमारदार हैं, नहीं अगर उनको आराम मिलता है तो वो डॉक्टर को लापरवाही का इल्ज़ाम लगाते हैं, उनके विरुद्ध कार्रवाई करते हैं, उनके विरुद्ध हिंसा करते हैं। तो ये इस चीज़ को तोड़ने की ज़रूरत है। जनता को भी ये समझना चाहिए कि आखिर डॉक्टर किन परिस्थितियों में काम करते हैं, किस तरह से हमारे गंभीर मरीजों को बचाने में लगे हुए हैं। आगे से आगे 18-18 घंटे वो काम करते हैं, कई रात वो सोते नहीं हैं, इन परिस्थितियों में काम करते हैं। इसके एवज में अगर उन्हें दुत्कार मिलेगा, इसके एवज में अगर उनको हिंसात्मक कार्रवाई मिलेगी तो उनका तो मोरल टूट ही जाएगा। नहीं, तो आप मानते हैं कि जो सरकारी अस्पतालों में जो सुविधाओं की कमी, वो कहीं ना कहीं डॉक्टर्स को उसका खामियाजा उठाना पड़ रहा है? देखिए, कमी तो है ही,
कमी इसलिए है क्योंकि मेरा मानना यही है कि जनसंख्या ज़्यादा है और लोगों के केसेस ज़्यादा होते हैं सरकारी अस्पताल में, तो खामियाजा तो डॉक्टर उठाते हैं। फिर भी वो अपना काम ज़्यादातर मामलों में बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं और बहुत अच्छे तरीके से इलाज हो रहा है अधिकांश जगहों पे। तो अब आईएमए के आप अध्यक्ष चुने गए हैं, निर्विरोध रूप से चुने गए हैं, तो आपकी क्या मांगे होंगी? क्योंकि सरकार अस्पतालों की हालत किसी से छिपी नहीं है, कोरोना काल में जग जाहिर हो चुका है। अब चूंकि आप आईएमए के अध्यक्ष हैं, तो क्या आप अपना एक रूपरेखा बनाएंगे और अस्पतालों की जो स्थिति है उस पर सुधार के लिए क्या प्रयास करेंगे? देखिए, मेरा सबसे पहला प्रयास तो रहेगा कि ये जो समाज और डॉक्टर के बीच में जो खाई आ गई है, जो आपस में एक दूसरे के प्रति अविश्वास आ गया है, इसको तोड़ने की कोशिश करें। मैं डॉक्टरों से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी पेशेंट आते हैं उनके पास, क्लिनिक पे आते हैं, अस्पताल में आते हैं, तो वो कोई खुशी खुशी नहीं आता है, अपनी मजबूरी में आते हैं। वो बहुत ही ख़राब स्थिति में आते हैं जब अचानक से किसी के सर पे कई बार एक्सीडेंट होते हैं, कई बार अचानक से बीमारियाँ आती हैं, मरीज़ नहीं तैयार रहता है, ना फिजिकली ना इकोनॉमिकली तैयार रहता है। तो ऐसे में उन डॉक्टरों का थोड़ा सा फ़र्ज बनता है कि वो मानवीय दृष्टिकोण रखें, आगे से आगे वो सोचें कि अगर उस मरीज़ की जगह उनका अपना परिवार वाला अगर होगा तो हम उसका कैसे इलाज करेंगे, उसको आगे से आगे क्या सुविधाएं देंगे। साथ साथ जनता से भी मैं यही अपेक्षा रखूँगा कि डॉक्टरों के प्रति भी एक मानवता वाला दृष्टिकोण रखें, सोचें कि डॉक्टर नहीं वो उनका भाई है, उनका अपना बेटा है जो आगे से आगे इन विपरीत परिस्थितियों में काम कर रहा है। सब कुछ तो डॉक्टर के हाथ में नहीं होता, मौत और ज़िंदगी डॉक्टर के हाथ में नहीं होती। डॉक्टर तो अपनी कोशिश करता है और ज़्यादातर डॉक्टर अपनी हर संभव कोशिश करते हैं मरीजों को बचाने की। तो इसी अगर आपस में एक दूसरे के प्रति अविश्वास खत्म होगा, समाज समझेगा डॉक्टर की मजबूरी और डॉक्टर भी समझेंगे पब्लिक की मजबूरी, तो ऐसे में धीरे धीरे ये जो गैप है वो कम होगा। यही मेरा एम रहेगा कि समाज को डॉक्टरों से जोड़ना और डॉक्टरों को समाज से जोड़ना। इसके अलावा चूंकि आप संगठन के जब भी कोई अध्यक्ष बनता है तो उसके कुछ गोल होते हैं कि हमको इन व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से आगे बढ़ाना है। तो कुछ ऐसी भी मांगे होंगी जो आप सरकार से रखना चाहेंगे, जो यहाँ पे अस्पतालों में आपने देखी कि यहाँ पे इस चीज़ की कमी है? देखिए, मैं प्रशासन से भी और सरकार से भी कुछ इच्छाएं ऐसी रखना चाहूँगा कि हमारे जो डॉक्टर हैं, कहने को तो हम लोगों का जो पैसा है वो सेवा भाव का पैसा है, लेकिन हमारे ऊपर जो भी टैक्सेस लगते हैं सारे कमर्शियल टैक्सेस लगते हैं। कोई भी डॉक्टर अपना क्लिनिक खोलता है तो उसके कहने को तो हमारे मोदी जी भी कहते हैं कि हम लाइसेंस राज ख़त्म कर रहे हैं, हम नियम कानूनों को आसान कर रहे हैं, लेकिन देखा यह जा रहा है कि चीज़ें और दिन बाई दिन और सख्त होती जा रही हैं। हर डॉक्टर को दुनिया भर के 2500 तरह के लाइसेंस लेने पड़ते हैं। उन लाइसेंस लेने के लिए ऑफिस के बाबुओं के चक्कर लगाने पड़ते हैं। तो कहीं ना कहीं जो ये लाइसेंसिंग की प्रक्रिया है, कहीं ना कहीं जो डॉक्टरों को क्लर्कों के चक्कर लगाने पड़ते हैं, इसमें सुधार की ज़रूरत है। इसमें ये समझना चाहिए कि भाई अगर डॉक्टर के पैसा सेवा वाला पैसा है तो डॉक्टरों के लिए नियम कानून थोड़े लचीले बनाए जाएं, उनके ऊपर इतने ज़्यादा कानून ना थोप दिए जाएं कि वो अपना काम भूल के वो इसी जो क्लर्क के बाबुओं के ही जो चक्कर लगाते रहेंगे, तो ऐसे में कैसे डॉक्टर कायदे से इलाज कर पाएगा। और साथ ही साथ मतलब मैं समाज से तो रिक्वेस्ट करूँगा ही करूँगा कि भाई डॉक्टरों के प्रति मानवीय दृष्टिकोण रखें और साथ में मतलब जो है सरकार ऐसे बहुत सारे नियम कानून जैसे क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट आ रहा है और इस एक्ट के ज़रिए दुनिया भर के जो नर्सिंग होम्स के ऊपर, जो बड़े बड़े हॉस्पिटल के ऊपर जो नियम कानून हैं, वही कानून हमारे डॉक्टर के छोटे से क्लिनिक पे भी थोपे जा रहे हैं। सरकार ये उम्मीद रखती है कि जो स्टैंडर्ड एक बड़े बड़े 5 सितारा अस्पताल मेंटेन करती है, वही नियम कानून एक छोटा सा क्लिनिक भी, एक 10 बाई 10 के क्लिनिक में बैठने वाला डॉक्टर भी उन सारे नियम कानूनों को पूरा करे जो एक बड़ा कॉर्पोरेट अस्पताल पूरी करता है। ये आखिर कैसे संभव है? अस्पतालों के लिए कानून होने चाहिए, वो अलग कानून होने चाहिए। हमारे डॉक्टरों क्लिनिक के लिए कानून होने चाहिए, वो अलग कानून होने चाहिए। तो इन चीज़ों को जो है सरकार को थोड़ा ध्यान देना चाहिए इनकी बातों के लिए। यही मेरी रिक्वेस्ट रहेगी। लाइसेंस की आपने बात की, इसके अलावा कोरोना काल में आपने सभी डॉक्टर्स ने चुनौतियों का बहुत सामना किया होगा, तो उसमें आपने देखा होगा कि यदि ये सुविधाएं होती तो शायद ये जो मौतों का आंकड़ा था जो कहा जा रहा है कि सरकार ने छिपाया, वो शायद ऐसा ना होता। तो ऐसी कौन सी चीज़ें थीं जो जिनकी अनुपलब्धता के कारण आम जन को जान गंवानी पड़ी? देखिए, ऐसे में सरकार को ब्लेम करना कि सरकार ने छुपाया गलत रहेगा। सरकार के लिए भी ये स्थितियाँ बिल्कुल नहीं थी। ये ऐसी महामारी थी जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। अचानक से जो दूसरी वेव में अचानक से लोग इतने बीमार पड़ गए, लोग इतनी ज़्यादा मॉर्बिडिटी हो गई, इतनी ज़्यादा मोर्टेलिटी हो गई, जिसके बारे में कोई भी तैयार नहीं था।
ना सरकार तैयार थी, ना पब्लिक तैयार थी, ना डॉक्टर तैयार थे। और अस्पतालों की स्थिति और जो चिकित्सा सेवा की स्थिति है वो किसी से छुपी हुई नहीं है। हम लोग अगर इस इंडेक्स अगर देखा जाए तो बहुत पीछे हैं पूरी दुनिया में, जहाँ पे हमारी सुविधाएं बहुत कम है, चिकित्सा सुविधाओं से कभी भी ध्यान पहले से नहीं दिया गया। वो आगामी पिछले कुछ सालों में जब से मोदी जी की सरकार आई है बहुत अच्छा काम हो रहा है, जब से योगी जी आए हैं जब से बहुत अच्छा काम हो रहा है, आगे से आगे ध्यान दिया जा रहा है इन चीज़ों पे। फिर भी अभी अप टू द मार्क सर्विसेज आने में समय लगेगा। कोई भी चीज़ रातों रात तो नहीं बदल जाती है। जब ये कोरोना काल आया उसके पहले की जो चिकित्सा व्यवस्था की स्थिति थी और आज की चिकित्सा व्यवस्था की स्थिति है, ज़मीन आसमान का अंतर है। सरकार ने बहुत संभव कोशिश करी है, सरकार हर तरह से कोशिश कर रही है यहाँ, लेकिन थोड़ा सा जनता को भी समझना चाहिए कि इस कोरोना से, इस महामारी से निपटने में जितना सरकार का रोल है उतनी जिम्मेदारी जनता की भी है। अगर हम सावधानी बरतेंगे, अगर हम डिस्टेंसिंग मेंटेन रखेंगे, अगर हम मास्क का प्रयोग करेंगे, भीड़ वाली जगह में जाते समय हम सैनिटाइज़र यूज़ करेंगे, हम अगर प्रॉपर कोरोना प्रोटोकॉल से चलेंगे तो इस महामारी को हम बहुत अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो बहुत कठिन हो, लेकिन थोड़ी सी सावधानी की ज़रूरत है। सरकार अपना प्रयत्न कर ही रही है और जनता भी अपना प्रयत्न करे। कोरोना की बात की, थर्ड वेव की आशंका जताई जा रही है। आपको क्या लगता है कि हमारे पास अब सुविधाएं, दूसरी लहर में जो सुविधाएं नहीं थी क्या अब हो गई हैं? जैसे ऑक्सीजन प्लांट लगाया गया है, तो थर्ड वेव से बचने के क्या तरीके जो जनता को अपनाने चाहिए और क्या थर्ड वेव आएगी? देखिए, सरकार ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर ली है, हर संभव प्रयत्न कर लिया सरकार ने कि ताकि वो हर परिस्थिति का सामना कर सके। ऑक्सीजन प्लांट से लेकर और हॉस्पिटल में सुविधाएं बढ़ाने से लेकर और पीडियाट्रिक वार्ड वगैरह भी सरकार ने बनाए हैं, वो बहुत ही सराहनीय है। थर्ड वेव तो आएगी या नहीं आएगी इससे फर्क नहीं पड़ता है। हमारा जितना मास लेवल पे वैक्सीनेशन हो रहा है, जितना मास लेवल पे सरकार आगे से आगे लोगों को जागरूक कर रही है, तो ऐसे में अगर थर्ड वेव आती भी है तो उसका वो प्रभाव नहीं रहेगा। मैक्सिमम वैक्सीनेशन करने से हर कोई प्रोटेक्शन में है। अगर इन्फेक्ट हो भी जाएगा तो वो इतना गंभीर नहीं रहेगा, इतने गंभीर तरीके से उसकी बीमारी नहीं रहेगी, उसको आईसीयू की ज़रूरत या उसको गंभीर और महंगी दवाओं की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे में हम सबका फर्ज है कि जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा लोग वैक्सीनेट कराएं। अगर किसी के मन में कोई हिचक है वैक्सीनेशन को लेके तो वो उस हिचक को ख़त्म करें। वो जितनी जल्दी हो सके, सरकार भी कोशिश कर रही है और जनता को भी जल्दी जल्दी वैक्सीनेशन लगाना चाहिए और कोविड प्रोटोकॉल्स का पालन करना चाहिए। तो ये थे हमारे साथ में आगामी अध्यक्ष बृजेंद्र शुक्ला जी, जिनका कहना है कि उनका जो उद्देश्य है वो यही है कि जनता और डॉक्टर्स के बीच संवाद स्थापित हो। हम फिर मिलेंगे किसी अगले अंक में किसी खास व्यक्ति के साथ, तब तक हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।